आज से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़ा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में पढ़ा, देन वी गेट टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। बट जब हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। जब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया था ना, तब एक चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रूल ऑफ लॉ में ये था, जब इस बारे में बात चल रही थी कि मान लीजिए कोई ऑफिसर कुछ गलत काम करता है, जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पे होता है और उसने कुछ गलत किया जिसकी वजह से एक आम आदमी के जो राइट्स थे, जो लिबर्टीज थे, उनको खतरा हुआ, तो क्या वो पर्टिकुलर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, या फिर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कॉमन पर्सन अगर वो जाता है और वो केस फाइल करता है कोर्ट के अंदर, तो किसके खिलाफ होगा केस? वो ऑफिसर के खिलाफ होगा या फिर वो स्टेट के खिलाफ होगा? तो जहां हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वी गेट टू नो कि ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसने वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया हो, बट अगर किसी के राइट्स एंड लिबर्टीज का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, ब्रीच हुआ है, तो वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। ऑन दी अदर हैंड हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई ऑफिशियल है यहाँ पे और उसका मान लीजिए उसने एक ऑफिशियल उसको ऑर्डर मिला और उसने काम किया, पर्टिकुलर काम किया, लेकिन इस काम की वजह से किसी एक कॉमन पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ, तो क्या ये ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल था या स्टेट रिस्पॉन्सिबल था? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप जाकर के कोर्ट में जब केस करोगे ना, आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर बाय दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल, तो कोर्ट आपको स्टेट पे करेगा, ठीक है। स्टेट विल इंश्योर कि आपको जस्टिस मिले। स्टेट देखेगा कि इस ऑफिशियल के साथ क्या करना है, तो यहाँ पे एक मीडिएटर की तरह स्टेट आ जाता है। तो यहीं से हम अपना ये जो डिस्कशन था इसको कंटिन्यू करते हैं और हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न या फिर एज एन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो ये कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन ना किया जाए, अगर अच्छे से इसको नहीं समझा जाए, दिस चैप्टर विल डेफिनेटली क्रिएट कंफ्यूजन। और हमारा ये जो चैप्टर है, इससे फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को नहीं समझ पाओगे। आपने बहुत बार सुना होगा, हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। जैसे अब जब आप इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, डैम श्योर आपने पढ़ा था कि इसमें दो तरीके के व्यू आते हैं, एक वाइडर व्यू और एक आता है आपका नैरोअर व्यू। वाइडर व्यू ये मानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ना गवर्नमेंट की जो तीनों ब्रांचेस होती है, उन तीनों ब्रांचेस की एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड की जाती है, चाहे फिर वो जुडिशियरी हो, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो, चाहे फिर वो एग्जीक्यूटिव हो। ऑन दी अदर हैंड जो नैरोअर व्यू था वो ये बिलीव करता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो एक्टिविटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट की जाती है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि एज ऑफ नाउ इन द 21st सेंचुरी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो किस तरीके से ग्रो हुआ है, इसका जो स्कोप है वो कैसे बढ़ा है, कैसे इंक्रीज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में समझना, उसके बारे में उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसका काम होता है एक्ट्स बनाना, रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना। इसका काम होता है फॉर्मुलेशन का, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि हमारी पार्लियामेंट अगर 24 घंटे काम करे, हर दिन 24 घंटे काम करे और हर साल 365 दिन भी काम करे, तो जितने लॉ, जितने रूल्स मॉडर्न गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हमें चाहिए, वो पार्लियामेंट कभी भी नहीं बना पाएगी।
even if parliament work for 365 days and 24 hours per day, the parliament cannot make all the law and rules and policy which the modern government needs, which the present state needs. That means फिर ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, अब लेजिस्लेचर इतना काम कर नहीं सकता। सेकेंड थिंग, टाइम की बात आती है, दूसरा जो एक्सपर्टीज चाहिए होता है वो इनके पास नहीं होता। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाती है, क्वासी लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आप समझ रहे हो इस चीज को कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे, ड्यू टू एक्सपर्टीज और टेक्निकल नेचर या फिर टाइम की वजह से वो काम किसके पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने दायरे से बढ़ के, जो दायरा जो काम लेजिस्लेचर का था वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरे उसमें चलते हैं, जुडिशरी, सेकेंड ऑर्गन आपका जुडिशरी है मान लीजिए गवर्नमेंट का। जुडिशरी का काम क्या है, अगर डिस्प्यूट होता है, अगर कोई कंफ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होती है तो हम जाते हैं जुडिशरी के पास और वो क्या करते हैं, मैटर को रिजोल्व कर देते हैं। लेकिन ड्यू टू द टेक्निकल नेचर इनके पास होती है लीगल नॉलेज, जो आपके जजेस होते हैं इनके पास होती है लीगल नॉलेज होती है। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, उनके लिए चाहिए होती है आपको एक तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, दूसरा अगर आप इस प्रोसेस से जाते हो ना तो आपको जो जस्टिस मिलता है, जो न्याय मिलता है, वो मिलता है किसी, इसको बोलते हैं क्यूरेटिव जस्टिस। यानी कि आपके साथ कुछ गलत हो चुका है, उसके बाद में आप कोर्ट जा रहे हो एंड देन आपको जस्टिस मिल रहा है, यानी कि क्यूरेटिव जस्टिस है, प्रिवेंटिव जस्टिस यहाँ पर नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्या किया गया, कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है, होती तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है लेकिन काम क्या करती है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। और दूसरा ये काम करती है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो काम था जुडिशरी का वहां पर क्या आ गया, वहां पर भी कौन आ गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जुडिशरी का जो काम था वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, और जो काम लेजिस्लेचर का था वहां पर भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। राइट, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा था, जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो इंक्रीज हुई, पावर इसकी बढ़ गई। तो आपको नहीं लगता कि चांसेस हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जब काम कर रही हो तो वो लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज का ध्यान न रखे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके पास लेजिस्लेचर अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए तो आपके पास है, वो तो सबकी नजर में होता है कि लेजिस्लेचर के थ्रू अगर कोई कानून पास होता है तो वो तो पूरा स्क्रूटनाइज होता है। सबसे पहले उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती है, देन कहीं जाकर के और फिर जुडिशियल रिव्यू भी होता है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई रूल बना देता है तो क्या उसके ऊपर कोई डिस्कशन डिबेट हो रही है? क्या पब्लिक को पता है? क्या पब्लिक के पास इस चीज की इंफॉर्मेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई रूल लेके आई है? नहीं। जुडिशियल रिव्यू फिर भी पॉसिबल है, लेकिन क्या जुडिशियल रिव्यू इतना वहां पे काम कर पाएगा? क्या वो राइट्स एंड लिबर्टीज को, लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट उभर के आता है रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा था वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। यानी हमने जो सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं ना, वो यहाँ पे किस तरीके से खत्म हो रही है। ऑल्दो ऑन पेपर हमें ये पता नहीं चल पा रहा, बट इन प्रैक्टिस जब हम इस चीज को देखते हैं इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो ये चीजें हमें लगती है कि सेपरेशन ऑफ पावर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऑल्दो
मतलब लगता है, बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेशन इज बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, बट इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना इसको स्पेस बना लेते हैं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए आपको चाहिए, आपको जितनी भी पहले नॉलेज थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, आप थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बिकॉज आपका काम है, आप तैयारी कर रहे हो टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो यू शुड नो द लिमिटेशंस एंड द अथॉरिटी यू आर गोइंग टू हैव। एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत ज्यादा पावर, एक अथॉरिटी होती है। इवन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एज एन सिस्टम है, एज ए सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इट्स अ पावर एलीट। यहाँ के मतलब इनके पास एक्सपर्टीज भी है, इनके पास नॉलेज भी है और इनके पास अथॉरिटी भी है। तो ये हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ना, जिनके ऊपर हमारा ये फाउंडेशन बना हुआ है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर को हिला सकता है। तो जरूरी है कि ये जो बीस्ट है, ठीक है, ये जो मॉन्स्टर हमने क्रिएट किया है, इसको हम सर्वेंट की तरह लेके चलें। इसको हम कंट्रोल करना, हमें पता हो कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना इट्स गोइंग टू बी दैट मच इजी, नो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इट्स एन एंटी अथॉरिटेरियन, it's a branch of public law which is essentially anti-authoritarian. Authority means administration is going to have the authority, so it is against the authority. How you can control the authority, how can you put the limitations on on that particular authority? Clear? So it's an anti-authoritarian and it is a dharma of the administration. धर्म, धर्म क्या होता है, जैसे हम अपने उसमें मानते हैं ना, एक तो होता है रिलीजन, रिलीजन को छोड़ दीजिए, एक होता है धर्म। आप अपन उसमें कहते हैं कि ये तो मेरा धर्म है, ये तो मुझे करना है बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म आपको बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, इट्स अ मॉरल obligation. It's a dharma of the administration and it strive to develop a rule of law society based on fairness, reasonableness and justness. हुआ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर तो है, लेकिन वो लोगों के लिए कोई खतरा ना बने, लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज को कोई खतरा ना पहुंचाए। तो इट इज बेस्ड ऑन फेयरनेस, रीजनेबल हो, जो भी काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए एक सेटिस्फैक्टरी रीजन हो, रीजनेबल तरीके से काम करे एंड जस्टनेस, जस्टिस इंश्योर किया जाए। In the 21st century, due to economic liberalization and globalization, administrative law has assumed a transnational significance as it tries to bring rule of law in global administrative space. Rule of law का बेसिक सा मीनिंग ये होता है कि जो कोई काम होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। और जैसे जैसे आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, ठीक है, इन द प्रेजेंट डे आपका जो ग्लोबलाइजेशन एरा है, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो था वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में न रह करके, पॉलिटिकल बाउंड्री में न रह करके, वो ट्रांसनेशनल उसने एस्पेक्ट को एक्वायर किया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन, स्पेशली इन इंडिया, केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। हमने इसके बारे में 1950s के बाद में इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आपका जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही होती है, या बिटवीन द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी उभर के आती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब उनके पास रेगुलेशन पावर है, जैसे आरबीआई है, ठीक है, इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, अगर दो बैंक के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू रिजॉल्व दिस? आरबीआई विल रिजॉल्व। ये तो मीनिंग होता है ना रेगुलेटर का। तो जैसे इसका मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जुडिशियल फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। तो जब ये एस्पेक्ट आया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट आता है और तभी इसके बारे में ज्यादा स्टडी होना शुरू होती है। सो इट्स अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन एंड इट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द मिड 20th सेंचुरी। एज ऑफ नाउ, आज के दिन यानी टुडे इन द 21st सेंचुरी, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसेस फ्रीली एंड डीपली एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। इंसान की जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस करता है, फ्रॉम वोम टू टूम। आपके जन्म से लेकर के जो डेथ होती है उस तक एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होता है। डेथ सर्टिफिकेट आपको एडमिनिस्ट्रेशन देता है, बर्थ सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन देता है,
इवन जितना भी स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान से समझे तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लाइफ में बहुत बहुत डीपली इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। और एक चीज ये कि इट्स नॉट, जो प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू स्टडी दीज आर नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में हमारे दी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बिकॉज आर्टिकल 14 इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ को, इक्वालिटी को, और आर्टिकल 21 इंश्योर करता है राइट टू लाइफ को। ठीक है, अंडर दीज आर्टिकल्स वी कैन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। In administrative law, the term administration is used in its broadest possible sense and cover within its reach. ये जो दायरा हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? मतलब बात तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इसके अंदर कवर होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, इसके अंदर आते हैं आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी के, वो आते हैं। देन पार्लियामेंट और जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होता है वो इसके अंदर आता है। फिर आता है आपका ऑल एक्शन ऑफ स्टेट लाइक एक्टर्स, जैसे कोई एजेंसी है या स्टेट ने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएगा। देन ऑल एक्शंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो फिर प्राइवेट एंटिटीज हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटिटी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही है, कोई है तो प्राइवेट एंटिटी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसका, मतलब उसका काम पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो काम होगा वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कैटेगरी में आता है, वो भी उसके दायरे में आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो दायरा है इस सब्जेक्ट का वो कैसा है, कितना स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक जी, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपके एग्जीक्यूटिव एक्शन इसके अंदर आते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इसके अंदर आता है, सारे स्टेट लाइक एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन जो ये ग्रोथ हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की, फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थॉट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एट टाइम्स फेल नेगेशन ऑफ पीपल्स राइट्स एंड वैल्यूज। पहले क्या था, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, आपकी जो वेस्टर्न कंट्री थी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग में क्या था कि टैक्स कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनका काम था, बट बाद में स्टेट ने एक्वायर किया वेलफेयर कॉन्सेप्ट, वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो एक्टिविटीज बढ़ी तो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आया। तो जैसे जैसे स्टेट का दायरा बढ़ता है, इंटेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बढ़ती है। ओके, जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन, बट जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे लोगों के राइट्स, उनकी वैल्यूज, उनकी लिबर्टीज के ऊपर खतरा भी बढ़ जाता है। तो जो ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर दी है, ठीक है, तो ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एडवेंचरिस्ट होते हैं जिनके पास पावर है, इम्पेशेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये अथॉरिटेरियन बन जाएंगे। अगर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, दे विल बिकम अथॉरिटेरियन, एंड जितनी भी ये ग्रोथ हो रही है ना, मटेरियल ग्रोथ हो रही है, वो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। आपने ग्रोथ तो कर ली, लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनके पास ना कोई राइट है ना ही कोई लिबर्टी है, तो ये ग्रोथ क्या हुई, मीनिंगलेस ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, so here comes the need, importance and purpose of administrative law। और एक चीज और सोचिए आराम से बैठ के कि सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट आया है, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्शन मीन्स है दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
डोंट यू थिंक कि अगर आप सोशलिस्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका नेशन, आपकी कंट्री सोशलिस्ट मानती है खुद को, तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर अगर बढ़ रही है तो लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज को उतना ही खतरा है। तो यहाँ पे आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका पर्पस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ thus becomes a dharma which conduces to the stability and growth of society, maintenance of just social order and welfare of mankind by reconciling power with liberty. अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पावर बढ़ रही है, इट्स ओके, लेकिन इसको जो बैलेंस करना जरूरी है, किसके साथ? लोगों की लिबर्टी के साथ। एक जस्ट सोशल ऑर्डर का मतलब जस्टिस बेस्ड सोशल ऑर्डर हो, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, हर एक सिटीजन की बात सुनी जा रही हो, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज ट्रेमेंडस सोशल फंक्शन टू परफॉर्म। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप बार बार रिपीट करेंगे इन चीजों को तो आपको ज्यादा अच्छी सी चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, एंड आफ्टर दैट आप अपने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हो। जब आप चीजों को एनालाइज करते हो, आराम से बैठ के चीजों को समझते हो, उसी के बाद में आप लिंक कर पाते हो चीजों को, कॉन्सेप्ट समझ पाते हो, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल, इन डेप्थ। Without a good system of administration, without a good system of administrative law, any society would die because of its own administrative weight. जैसे एक ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में क्या होता है, वो अपनी खुद की ग्रेविटी से खुद ही खत्म हो रहा है। खुद एक स्टार था, इसका वेट इतना बढ़ गया कि वो वेट उसको कंट्रोल, वो उसकी ग्रेविटी उस वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या इस पूरे वो क्या होगा, फिर सिंक करना स्टार्ट कर देगा, अपने अंदर ही वो टूट के गिर रहा है, ठीक है। अपनी ग्रेविटी के कारण वो खुद स्टार कोलैप्स हो रहा है। वैसे ही एक सोसाइटी, ठीक है, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, और धीरे धीरे वो कोलैप्स होगा और साथ में आसपास की चीजों को भी अपने साथ कोलैप्स कर देगा। तो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Without a good system of administrative law, any society would die because of its own administrative weight, just like a black hole, which is a dying neutron star that collapses due to its own gravity. Always keep that in mind कि administration की power बढ़ रही है, आप उसको authority दे रहे हो, no doubt, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, otherwise it will become just like a black hole. So what is administrative law? Let's try to define this thing. जितना भी हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Administrative law becomes that body of reasonable limitations and affirmative actions parameter which are developed and operationalized by the legislature and the courts to maintain and sustain a rule of law society. हमने पढ़ा था ना कि जुडिशरी का रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और लेजिस्लेचर का एक्शन जो था, जो काम था, वो ले लिया इन्होंने बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इनको कंट्रोल करो, जुडिशरी भी इसको कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राइट। तो जो मेथड, जो तरीके ये अडॉप्ट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, दैट इज द डेफिनेशन, बट इसको डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 4 बेसिक फंक्शंस हैं, वो क्या है? 4 basic bricks of the foundation of any administrative law may be identified as
फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कोई भी अपनी पावर का गलत यूज ना कर रहा हो, ये इंश्योर करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला काम होता है। देन अगर एक सिटीजन और एक एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या सिटीजन्स के साथ भी वैसा ही ट्रीट होगा जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ होता है, या फिर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा उनके साथ? तो administrative law will ensure the citizen as impartial determination of their disputes by officials. It will ensure कि अगर एक सिटीजन का किसी ऑफिशियल के साथ डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी इम्पार्शियल तरीके से ही देखा जाए, ठीक है। जस्ट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर एक पावर अथॉरिटी से बिलोंग करता है, एक पावर एलिट है, इट डज नॉट मीन कि वो जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है। ओके, ये चीज इंश्योर करना भी किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही काम है। देन अगर किसी भी लॉ के तहत अगर उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को अनऑथराइज्ड वे में एनक्रोच करने की कोशिश की जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है। जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू में ये देखा जाता है कि कोई भी प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के खिलाफ ना हो, दूसरा हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ ना हो, ठीक है, तभी वो आगे आप लागू कर सकते हो। इस चीज को इंश्योर करना, तो ये तो था लीगल उसमें लेजिस्लेटिव टर्म्स में। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऐसा लिया जा रहा है जिससे उनके जो राइट्स हैं, जो लिबर्टीज हैं, उनका अनऑथराइज्ड वे में एंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है। एंड फाइनली मेकिंग दोज हु एक्सरसाइज द पब्लिक पावर अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट पे बैठे हो, दैट मीन्स यू आर एक्सरसाइजिंग पब्लिक पावर एंड यू शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यू शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल। ओके, तो इसके 4 फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। चलिए जी, क्लियर यहां तक? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री, अगर आप पूरी दुनिया का एग्जाम मतलब एक ओवरव्यू लें, सो ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी, चाहे फिर वो सोशलिस्ट हो, चाहे फिर वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे फिर ये तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, चाहे फिर वो एक डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, चाहे वहां पर मिलिट्री रूल हो, चाहे वहां पर मोनार्की हो, यानी कैसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम इतना बढ़ गया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की शेड में नहीं, हम इसकी शेडो में रह रहे हैं। इट बिकम्स सो बिग कि हम है ना, इट्स लाइक कि हम लोग यहाँ पे हैं और अब हम इसकी परछाई में जी रहे हैं, यानी इट इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। So that means we are not living in its shade, we are living in its shadow. यहाँ पे आएगा आपका but shadow. Okay, so therefore it is impossible to attempt any precise definition of administrative law which can cover the entire range of administrative process. ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक ऐसी डेफिनेशन को देना जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कामों को यहाँ पे लिख सकें, कवर कर सकें। एंड डॉक्टर F.J. पॉट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से बुक पब्लिश की थी, जो उनकी फर्स्ट बुक थी बियरिंग द टाइटल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में इन 1929 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिप्रेशन आता है, द ग्रेट फाइनेंशियल डिप्रेशन यूएसए के अंदर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। एनीवे मतलब इस तरीके से आप याद रख पाते हो चीजों को। 1929 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके ये बुक पब्लिश करते हैं और उस बुक में हालांकि उन्होंने काफी कुछ कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, बट उन्होंने इस टर्म को डिफाइन नहीं किया। He did not venture to define the term. That shows the scope, that shows the broader scope of administrative law.
Administrative law, besides touching all branches of government, touches administrative and quasi-administrative agencies, that is corporations, commissions, university, and sometimes even private organizations as well. तो ये हर एक एस्पेक्ट को टच करती है, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आप जो अज्यूम कर पाते हो उन सबको टच करती है, सबको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दोनों में फर्क क्या होता है और दोनों को अलग अलग माना गया है कि एक ही मान लिया गया है, अब वो डिबेटेबल मुद्दा है। सॉरी, जैसे शुरुआती जो इंग्लिश राइटर्स थे उन्होंने ये माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर सेम, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया। तो उनके द्वारा जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड है और काफी जनरल है। जैसे सर आइवर जेनिंग का नाम आता है, उन्होंने माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने काफी ब्रॉड और काफी जनरल जो डेफिनेशन देने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग, वो क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ determine the organization, power and duties of administrative authority। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसी है उनकी, उनके पास पावर क्या क्या है और उनको क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो यही देखना क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है। So this formulation does not differentiate between administrative law and constitutional law। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, वो चीज तो यहाँ पे है ही नहीं। फंक्शंस तो दिए आपने, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म कैसे कर रहा है वो चीज तो इसमें इंक्लूड ही नहीं की गई। दैट मीन्स इट ले एंटायर एम्फेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ टू द एक्सक्लूजन ऑफ मैनर ऑफ देयर एक्सरसाइज। उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि किस तरीके से पावर का यूज हो रहा है, पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग, या जो डेफिनेशन थी जो इंग्लिश राइटर्स थे उनकी जो अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्टूडेंट होता है उसका सिर्फ मेनली जो कंसर्न है, इट इज नॉट कंसर्न विद हाउ अ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बट ओनली विद हाउ अ मिनिस्टर डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल और इन ग्रुप। हमारा काम ये देखना नहीं है कि मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया गया है, हो सकता है उसको गलत तरीके से अपॉइंट किया गया हो सकता है कि जो वो यूज किया गया वो इलीगल मेथड हो, राइट, लेकिन ये इसमें नहीं जाएंगे कि अपॉइंट कैसे हुआ है, उसमें जाएंगे कि वो अपनी अथॉरिटी का जो पावर है या जो उसकी ड्यूटीज है, बेटर वर्ड उसके फंक्शंस जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो। तो इसका मतलब हमने बहुत सारे जो एस्पेक्ट है उसको टच ही नहीं किया, इस डेफिनेशन में हमने काफी सारे एस्पेक्ट को छोड़ दिया। जेनिंग्स फॉर्मुलेशन आल्सो लीव्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अनटच्ड, स्पेशली द कंट्रोल मैकेनिज्म। फिर आते हैं आपके एवी डाइसी, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डेप्थ में समझने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल टू यू कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। फिर एवी डाइसी का नाम आता है, and A.V. Dicey, just like the Jennings, belong to that group of English writers who did not recognize the independent existence of administrative law। A.V. Dicey ने जो administrative law के बारे में कहा, according to that formulation, administrative law is related to the portion of a nation's legal system which determine the legal status and liability of all state officials, define the rights and liability of private individuals in their dealing with the public official, and specifies the procedure by which those rights and liabilities are enforced। हमने क्या किया, हमने नेशन की जितने भी ऑफिशियल्स थे हमने उनकी एक लिमिट बता दी कि ये आपके पास अथॉरिटी है, ये आपकी पावर है और ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे हमने उनकी भी लिमिट तय कर दी कि ये आपके राइट्स हैं
ठीक है, और ये आपकी लायबिलिटीज हैं, दैट मीन्स ये आपकी ड्यूटीज हैं। और किस तरीके से ये इनके राइट्स एंड लायबिलिटी को एनफोर्स किया जाता है, हमने उस बारे में बात की। तो ये सारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ये कहा था किसने? एवी डाइसी ने। इट इज अ पोर्शन ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम। ये देश के लीगल सिस्टम का वो हिस्सा है जो सारे स्टेट ऑफिशियल्स के लीगल स्टेटस और उनकी लायबिलिटीज बताता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है, एंड वो बताता है कि किस तरीके से अगर उनको राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है तो वो किस तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा, वो प्रोसीजर बताता है। तो डाइसी जो थे वो ऑब्सेस्ड थे विद द फ्रेंच ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये भी, और रूल ऑफ लॉ भी, सॉरी। So therefore his formulation mainly concentrated on judicial remedies against state officials. अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल ने कुछ किसी पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स को एंडेंजर किया है, थ्रेटन किया है, तो उसके लिए उसके पास क्या ऑप्शन है? एज अ सिटीजन आप जा सकते हो कोर्ट के पास, ठीक है। तो यही मेन मुद्दा था। डाइसी मेनली इसी के बारे में बात करते हैं। His formulation mainly concentrated on the judicial remedy against state officials. लेकिन उनकी स्टडी भी जस्ट लाइक सर आइवर जेनिंग एक्सक्लूड्स द स्टडी ऑफ एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बाकी एस्पेक्ट को यहाँ पर वो जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ये था आपका यूके का यानी इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड में अर्लियर राइटर ने किस तरीके से डिफाइन किया, और दूसरा है आपका अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन रिसर्चर्स ने, अमेरिकन स्कॉलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कैसे समझा। तो एक चीज समझिए, वैसे ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर स्टडीज, बट क्या हुआ कि आपका है एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन के एक साइड है आपका यूरोप, ठीक है, यहाँ आपका मेडिटेरियन सी आता है, फिर आता है आपका अफ्रीका, ठीक है, और इस साइड आपका इधर है नॉर्थ अमेरिका और इधर आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जब यूरोपियंस अलग अलग एरिया में जा रहे थे और अलग अलग ने टेरिटरीज की खोज कर रहे थे, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का पता चला। ब्रिटेन ने ये वाला जो एरिया था वहां पर अपनी 13 कॉलोनीज बना ली, ठीक है। अब इनके अंदर कौन रहे थे? जो नेटिव अमेरिकन थे जिनको बोला जाता था रेड इंडियंस, वो तो बहुत कम थे। इसीलिए ब्रिटेन के यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आप ब्रिटेन बोलते हो, हालांकि ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो, बेसिकली एक पूरा आइलैंड है, साथ में स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, सॉरी आयरलैंड है। मतलब आप ये इतना समझिए कि ये एक आइलैंड है जिसको आप ब्रिटेन बोलते हो या इंग्लैंड बोलते हो। यहाँ के जो भी लोग थे जो यहाँ के सिस्टम से परेशान हो रहे थे, मोनार्की से परेशान थे, या सोसाइटी में फिट नहीं बैठते थे, वो यहाँ पे जाकर के रहने लगे या फिर सरकार ने उनको यहाँ पर भेज दिया। तो जनरली वो जो लोग थे वो ब्रिटिश सिस्टम से परेशान थे, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी देखना, नोटिस करना कि जब जब बात आती है तो दो तरीके की अप्रोच आती है। एक तो अप्रोच आएगी जो इंग्लैंड फॉलो करता है और एक आएगी जो अमेरिका फॉलो करता है। उन्होंने क्या किया कि जैसा इंग्लैंड के लोग कर रहे थे उनके अपोजिट करना स्टार्ट कर दिया। इवन जो आप ड्राइविंग सीट देखोगे ना गाड़ी की, वो जैसे इंग्लैंड में होती है उसके अपोजिट अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इन द सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी यही हुआ कि जैसे इंग्लैंड के स्कॉलर्स ने इस चीज को अप्रोच किया, उसके थोड़ा सा स्लाइटली जो है आपको डिफरेंट मिलेगा अमेरिका की अप्रोच, ठीक है। मतलब इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके ऑलवेज अमेरिकन अप्रोच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश अप्रोच। और ऐसा क्यों होता है? रीजन आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अमेरिकन अप्रोच को पढ़ते हैं। So American approach is slightly, significantly, basically not slightly, it's significantly different from the early English approach in that it recognized administrative law as an independent branch of legal discipline.
According to Kenneth Davis, administrative law is a law that concerns the power and procedure of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action. उन्होंने कहा कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एक ऐसा कानून है, ये ऐसा लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की पावर और प्रोसीजर से रिलेटेड है। इससे पहले उन्होंने पावर और स्ट्रक्चर के बारे में तो बात की थी इंग्लैंड वालों ने, लेकिन प्रोसेस के बारे में बात नहीं की थी इतनी ज्यादा। ठीक है, स्पेशली उन्होंने प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस किया, स्पेशली कैसे जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का। इसका मतलब कि काम क्या हुआ है इससे इंपॉर्टेंट है काम कैसे हुआ है, मेथड या फिर प्रोसेस वो जरूरी है। अगर आपका जो तरीका है, जो मीन्स है, अगर वो सही नहीं है तो आपका एंड यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी सही नहीं हो सकता। ये था केनेथ डेविस की जो फॉर्मुलेशन थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, वो है ये। ठीक है, तो उन्होंने काफी एक ब्रॉड अप्रोच ली है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिगार्डिंग। और फिर वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने इंक्लूड किया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग एंड रूल adjudication but exclude the rule application which according to him belongs to the domain of public administration. Now try to understand, policies बनाई, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा ये है, यहां तक खत्म हुआ। अब इस काम को करते टाइम, ठीक है, सरकार ने उसको एक एक्स्ट्रा पावर दी कि उसमें वो चाहे तो कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स बना सकता है। ठीक है, ये कहां पे आ गया आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ गया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग आ गया। फिर पॉलिसी के अंदर एक और रूल, एक और पावर दे दी गई कि मान लीजिए कल को कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो आप ही इसको संभाल लीजिएगा, यानी कि आप ही इसको एडजुडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी इसके ग्रीवेंसेस जो है उनको रिड्रेसल कर लीजिएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला रूल मेकिंग एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला, ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर। सिर्फ रूल इंप्लीमेंटेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पॉलिसी अगर लेजिस्लेचर बना रही है और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगर उसको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है जो उसकी अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास रूल बनाने की तो अथॉरिटी नहीं है ना। अगर वो रूल बनाने की अथॉरिटी उसके पास है, अगर उन रूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंफ्लिक्ट में है, तो उनके सॉल्व करने का पावर उसके पास है। तो ये जो एरिया है ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि हम इसको भी कंप्लीट नहीं मान सकते। इवन दिस क्लासिफिकेशन बाय डेविस कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीट। व्हाई? बिकॉज उसने भी कुछ मैकेनिज्म्स को एक्सक्लूड किया। किन किन को एक्सक्लूड किया उन्होंने? ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज कंट्रोल मैकेनिज्म्स द कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सरसाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड द मास मीडिया रिप्रेजेंटेटिंग पब्लिक ओपिनियन, and also the vast area of administrative action which is neither quasi legislative nor quasi adjudicative। अब ये जो चीज है यहाँ पे उन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ वहां पे इससे केनेथ की ये जो डेफिनेशन, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, यू गेट टू नो कि किस तरीके से उन्होंने कुछ चीजों को मिस किया है अपनी डेफिनेशन में। उन्होंने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द पावर एंड प्रोसीजर, लेकिन हमने लास्ट उसमें पढ़ा था अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल मैकेनिज्म पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के काफी तरीके हैं। उसको एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल करता है, उसको लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करती है, उसको जुडिशरी भी कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको पब्लिक कंट्रोल करती है, उसको मीडिया भी अकाउंटेबल रखती है, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये सारी चीजें इग्नोर कर दी गई है यहाँ पे। वापस आते हैं इस पे, उन्होंने क्या क्या चीजें मिस की, इग्नोर की, उन्होंने एक्सक्लूड किया कंट्रोल मैकेनिज्म, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मैकेनिज्म दैट मींस हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाला, फिर मास मीडिया वाला कंट्रोल मैकेनिज्म वो भी उन्होंने एक्सक्लूड किया, एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का बहुत बड़ा एरिया जो ना तो क्वासी लेजिस्लेचर के अंदर आता है ना ही क्वासी एडजुडिकेटिव के अंदर आता है, अगर वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तो छोड़िए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कुछ गलती कर रहा है, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंडर नहीं आएगा? ना तो इसने यहाँ पे रूल बनाए हैं, ना उसने कोई प्रॉब्लम सोल्व की, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो क्या होगा? क्या वो एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर कवर नहीं है? तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन डेफिनेशन ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. There is unenviable diversity in the definition of the term administrative law is also due to the fact that every administrative law specialist tries to lay more emphasis on any one particular aspect of whole administrative process which according to his own evaluation deserves singular attention. यानी कि सबने जितने भी आए हैं अभी तक उन्होंने एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस किया है, उनके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो था उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन की जरूरत थी, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाई, ठीक है। हमें उस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमने अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स पढ़े हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सपर्ट्स, उन्होंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस किया एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एंड we are not able to get the complete picture of administrative law. Okay, but we will try to define the administrative law. So administrative law is that branch of public law which deals with the organization and power of administrative and quasi administrative agencies and prescribes principles and rules by which an official action is reached and reviewed in relation to individual liberty and freedom. ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश की है। कैसे? ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रही हूँ दैट मीन्स अथॉरिटी रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का। क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो जिनका फॉर्मुलेशन का भी काम है, जिनका काम एडजुडिकेशन का भी है, ठीक है, और जिनका कुछ काम इम्प्लीमेंटेशन का भी है, यानी उनके पास इम्प्लीमेंटेशन के अलावा और भी काम है, ठीक है। ऐसी अथॉरिटी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स और रूल का ये फायदा होता है कि इन अथॉरिटीज में डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, ठीक है, इन अथॉरिटीज में कैसे डिसीजन लिया गया है, और वो डिसीजन हम देखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। ये था, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी ए और ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बी, जो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी। इसमें बताया गया कि आपने फॉलो करना है ये रूल और आपने फॉलो करना है ये रूल, और आपने लोगों के लिए मान लीजिए डैम बनाना है, तो वो ये ध्यान में रखेंगे कि जब ये डिसीजन लिया गया तो किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी और फ्रीडम को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। That is ensured by the administrative law and that is a comprehensive definition of administrative law. Okay, so analysis of this formulation would not only give us an acceptable definition of administrative law but would also identify its nature and scope. इस definition से हमें idea हो जाता है कि how what is administrative law and उसका nature क्या है, उसका scope क्या है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब उसके कुछ फीचर्स हैं, वो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ बट इट इज नॉट अ लॉ इन द लॉयर्स सेंस ऑफ टर्म लाइक प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कानून तो है, डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए जाकर के आप कोर्ट में लड़ाई कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लॉ दिस है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लॉ ये एग्जिस्ट करती है, नहीं। ये लॉयर की सेंस में एग्जैक्ट लॉ नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सब चीजें होती है, वैसा नहीं है। इट प्राइमरली डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइज्ड पावर। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड पावर जो है और एक सिटीजन के एस्पेक्ट में वो कैसे बिहेव कर रही है, इस चीज को इंश्योर किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
It deals with the organization and powers of administrative and quasi-administrative agency. Then it includes the study of existing principles and also of the development of certain new principles which administrative and quasi-administrative agency must follow while exercising their power in relation to individual. ठीक है, कुछ नए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बता दिए कि जब आप अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहे हो ना, जब आप अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहे हो तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस, फेयरनेस, हम ये डिस्कस करेंगे आराम से, आगे जो आने वाले लेक्चर्स है वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड रहेंगे मेनली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो प्राइमरली कंसर्न है इटसेल्फ विद द ऑफिशियल एक्शन व्हिच मे बी रूल मेकिंग, दैट इज क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एक्शन, रूल डिसीजन, दैट कुड बी क्वासी लेजिस्लेटिव एक्शन, फिर आता है रूल एप्लीकेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एंड फिर आता है आपका अल्टीमेटली मिनिस्ट्रियल एक्शन, और जिसको आप बोलते हो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका। एंड वन ऑफ द मेन thrust of the study of administrative law is the procedure by which the official action is reached. अगर आपका means, ये यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये है आपका means, ठीक है। अगर आपका means सही नहीं है, if the means are not trustworthy, the end cannot be just. आप लोगों की भलाई के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सकते और आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं। अगर आपका रास्ता गलत है तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप अचीव करना चाहते हो, गोल अचीव करना चाहते हो, वो भी गलत है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हो, जो भी डिसीजन जो भी ले रहे हो आप, वो सही तरीके से होना चाहिए, सही काम सही तरीके से हो। अगर सही काम गलत तरीके से हो रहा है तो काम ही गलत है, you cannot justify that thing. Administrative law also includes within its study the control mechanism by which administrative agencies are kept with bounds and made effective in the service of individual. जैसे रिव्यू प्रोसेस हो गया, जो हमने पिछला पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा जा रहा है, किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा रहा है व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, और इसको हम बोलते हैं रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा सा पीछे जितना पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन है एक तरीके से। कोर्ट मेनली हमने पढ़ा था जुडिशियल कंट्रोल, कैसे, जैसे जुडिशियल अपनी जो ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं उनके थ्रू कंट्रोल कर सकता है। दूसरा रिट इशू कर सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन भी वो यहाँ पे लागू होती है, ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर भी यहाँ पे लागू होती है जुडिशियल की। देन कुछ हमने देखी थी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है, कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं जैसे ऑम्बुड्समैन है, ह्यूमन राइट कमीशन है एंड अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। फिर आपने देखा था एग्जीक्यूटिव में ही हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनल में आ जाती हैं जो। देन पब्लिक ओपिनियन, मास मीडिया भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को जो है वो कंट्रोल में रखता है। एंड सिविल सोसाइटी एंड इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, वो भी इसको कंट्रोल में रखते हैं। ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर। ऑल्दो ये जो है सिविल सोसाइटी एंड इंटरेस्ट ग्रुप, ये इंडिया में इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, सच एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, चिपको मूवमेंट एंड अदर कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन these directions. Then एक आता आपका easy access to justice also provide an effective check on bureaucratic adventurism in the exercise of public power. यहाँ पे ना एक रोड बन रहा है और इस पर्सन का ना घर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका है यहाँ पे, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर आए और इसको नोटिस देके चले गए, इसको घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन जो इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको जो कुछ फीस वगैरह देनी थी, इसको जो कंपनसेशन देना था, वो सही से इसको पे नहीं किया गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये मान लीजिए गया कोर्ट में, इसको 1 मंथ का नोटिस मिला था, कोर्ट में इसने केस फाइल किया,
केस चला 4 साल तक, 4 साल के बाद वर्डिक्ट आती है कि इसको कॉम्पनसेशन दिया जाए, तो आप इसको बोलोगे कि हमें जस्टिस मिल गया? इतने में तो इसका घर भी टूट गया, वहां पे रोड भी जो बना था वो भी टूट के पुराना हो गया। इट इज नॉट इजी एक्सेस टू जस्टिस। आपको नहीं लगता कि अगर ये कोर्ट में जाता, कोर्ट में जाते ही 15 दिन के अंदर इसका केस की सुनवाई हो जाती, तो इसके जो राइट्स एंड लिबर्टीज थी उनका प्रोटेक्शन हो सकता था, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे आप, कर सकते थे ना। इसका मतलब कि जितना जल्दी आप उसको जस्टिस प्रोवाइड कराओगे उतना जल्दी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवेंचरिज्म है, जितना डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना। सो ये यही बात कहता है कि इजी एक्सेस टू जस्टिस आल्सो प्रोवाइड एन इफेक्टिव चेक ऑन ब्यूरोक्रेटिक एडवेंचरिज्म इन एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर। हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई एंड डिस्क्रिशन टू डिसओबे। ये सारे ना इनमें पोटेंशियल है, ये इफेक्टिव प्रूव हो सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये इफेक्टिव प्रूव हो सकती हैं while providing a check on administrative behavior, लेकिन ये इनडायरेक्टली काम करती हैं, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट काम करती है, बट दे हैव द पोटेंशियल टू बी इफेक्टिव टूल। ओके, तो ये जो तरीके थे जिनके थ्रू हमने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ठीक है, हमने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को यहाँ पे एक्शंस को कंट्रोल किया था। फिर हम बात करते हैं कि व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस स्टार्टेड राइजिंग आफ्टर द डेथ ऑफ laissez-faire at the birth of 20th century, the stress on study of administrative law was a circumscription of administrative power। अब laissez-faire क्या होता है? जब आपका कैपिटलिज्म होता है, यानी कि स्टेट का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है ओवर इकोनॉमी। ठीक है, स्टेट जो अपने फंक्शंस थे सोसाइटी के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एट द बर्थ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि अराउंड 1910। तो मेनली जो फोकस था उस टाइम पे वो क्या था कि स्टेट का रोल कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, उस पर फोकस था। लेकिन जी सॉरी 1910 तक आते आते क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना ये खत्म होने लगा, लेसे फेयर का जो कॉन्सेप्ट था ये खत्म होने लगा। यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा ओवर द इकोनॉमी। तो जैसे स्टेट का रोल बढ़ने लगा वैसे वैसे ये इंश्योर इसके ऊपर स्टडी हुई कि जैसे स्टेट का कंट्रोल बढ़ता है, स्टेट का रोल बढ़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर बढ़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर बढ़ेंगी तो हमारा जो मेन फोकस था वो किस पे चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे चला गया। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या हुआ था कि सबसे पहले लेसे फेयर था, दैट मींस इकोनॉमी अपने आप खुद काम कर रही थी, मार्केट मैकेनिज्म काम कर रहा था यहाँ पे। बट फिर क्या होता है, स्टेट कंट्रोल करने लगता है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, और जैसे स्टेट कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ेगा तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शंस आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज पे खतरा होगा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्टडी जो है वो शुरू हुई थी। तो अब इनकी जो प्रोसेस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ये स्टेबल हो चुकी है, तो इनका जो मेन फोकस है वो है रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एंड ऊपर से अभी तक तो सिर्फ स्टेट ही था, अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। सो ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फ्रीडम, बट ऑन द अदर हैंड थ्रेटन टू एंडेंजर इंडिविजुअल फ्रीडम। ये चीज आप याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है लेकिन ये इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए खतरा भी है। तो thus court must extend administrative law principles to private spheres also। ओके, ये तो था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। हम आगे बात करेंगे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो यूके वगैरह के अंदर बढ़ा है। ठीक है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपका इन यूके एंड इन इंडिया, it mainly focus their attention on various aspect of judicial control of administrative decisions and action। हमने बात की थी ना, एक इंग्लैंड की अप्रोच थी और एक अप्रोच थी आपकी अमेरिका की। तो इंग्लैंड की जैसी अप्रोच होगी इंडिया में भी वैसी ही फॉलो की जाएगी, बिकॉज वी वर द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड।
एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने किस पे फोकस किया? जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड एक्शन पे फोकस किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है। उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एक्चुअली ऑपरेट, हाउ दे एक्चुअली ऑपरेट, और हाउ एंड व्हाई देयर प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्स डिफर फ्रॉम द जुडिशियल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड और हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कुड बी मेड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बाय रिफॉर्म फ्रॉम विद इन। यानी उन्होंने कभी भी प्रोसीजर को समझने पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी भी रिफॉर्म की बात नहीं की, ठीक है। उन्होंने सिर्फ फोकस किया कि जुडिशरी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रख सकती है। लेकिन हमने पढ़ा था ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उनके जो स्पेशलिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस लिमिटेड विजन को डिस्कार्ड किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यूएसए के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सीन टू बी as much as concerned with what goes on inside the fourth branch of government as it is with judicial scrutiny of administrative process। अब वो कुछ भी कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से आप एक्सटर्नल कंट्रोल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। यूके वाले और इंडिया वाले सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल पे फोकस कर रहे हैं, बट यूएसए वालों ने कहा कि एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं, अंदरूनी कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, इंटरनल डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे प्रोसीजर को फॉलो किए जा रहे हैं, मुझे वो भी चेक करना है, ठीक है। तो एक स्कॉलर आते हैं जेम्स ऑफ फ्रीडमैन, उनको लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की लेजिटिमेसी है, ठीक है, उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रेदर देन द लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। फोकस ऑन द लेजिटिमाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग वर्क। अब एक दो चीजें हैं, एक तो आप क्या काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आपने कुछ गलती की और बाद में आपको थप्पड़ लग रहा है, उसका कोई फायदा। इससे अच्छा है कि आप काम कैसे कर रहे हो, मैं इसी चीज पे निगरानी कर लूं, ताकि आप गलती करो ही ना, आपको फिर जुडिशियल रिव्यू की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया उन्होंने। Then principles of administrative law emerge and develop whenever and wherever any person became the victim of arbitrary exercise of public power। ये याद रखिएगा कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आपको समझना है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो प्रिंसिपल हैं, ये तब एक्टिवेट होते हैं जब कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन विक्टिम बनता है आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज का, पब्लिक अथॉरिटी की आर्बिट्रेरीनेस का वो विक्टिम बनता है तब, ठीक है। So and the allegation of arbitrary exercise of power can be raised in almost all area of substantive law, so therefore it will not be incorrect to say that no one can specialize in administrative law because इसका scope बहुत बड़ा है, ठीक है। and ये आप और ध्यान में रखेंगे that growth for the sake of growth is no growth, it is cancerous growth unless it is tempered with social justice। and how you can ensure the social justice? Very simple, फेयर सोसाइटी हो, सबको जस्टिस मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी फेवरेटिज्म का शिकार ना हो, ठीक है, कहीं पर भी आर्बिट्रेरी बिहेव ना हो। इन सब से आप क्या कर सकते हो, सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हो, एंड इस कोड को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। दैट द ग्रोथ, सिर्फ और सिर्फ आपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली तो ये तो कैंसरस ग्रोथ है, ये आपकी इकोनॉमी को ले डूबेगी, इकोनॉमी को ही नहीं, ये सोसाइटी को भी खत्म कर देगी धीरे धीरे। इसको अगर आपने कैंसरस ग्रोथ को बचाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, सोशल जस्टिस इंश्योर करना पड़ेगा। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये जाता है पूरा डेवलपमेंट, एक पूरी डिबेट चलती है, सेन भगवती डिबेट। सेन भगवती डिबेट बेसिकली इसी इशू के अराउंड है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। ये जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तब ये डिबेट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट ये इसी के अराउंड है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी का हर एक पर्सन ग्रो करना चाहिए, सोशल ग्रोथ हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, सोशल डेवलपमेंट भी हो। या फिर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, आप है ना इंडस्ट्रीज लगा दो, आपकी जीडीपी मान लीजिए
100 करोड़ की है, लेकिन आपकी आधी से ज्यादा जनता जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी और हंगर की शिकार है। So that is not sustainable growth. Please keep that in mind. That is not sustainable growth. That is cancerous growth. Okay. So always ensure the growth comes with social justice. Okay. So that is all about the basic concept of administrative law. हम आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया में किस तरीके से ये आया, किस तरीके से ग्रो किया है। ओके, तो आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट सो दैट हम कल जो भी बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में आपके ज्ञान चक्षु तब खुले हुए हों, आपको अच्छी सी चीजें समझ में आए। ओके देन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।